Welcome, welcome, welcome everybody. Good morning everyone. Good morning sir. Good morning everyone. Good morning sir. Fine. आज हम लोग बेसिक्स को समाप्त कर देंगे और लास्ट क्लास है अपना बेसिक्स का आज. नेक्स्ट क्लास मंडे से वी विल स्टार्ट विद अ फर्स्ट चैप्टर आर कॉस्ट शीट और हम उस फर्स्ट चैप्टर से आप लोग को पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे. तो मंडे को आपको किताब मिलेगा हमारा, जहाँ पे आपको कॉस्ट का मेन बुक, कॉस्ट का समरी बुक, दोनों किताब आपको सोमवार को मिल जाएगा. जो लोग भी ऑनलाइन में हैं यानी आउटसाइड कैलकाटा रहते हैं, जो अभी अवेलेबल नहीं है यहाँ, उनको कुरियर कर दिया जाएगा सैटरडे को. तो बाई मंडे और ट्यूसडे इट विल रीच टू यू. मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे तक आपको मिल जाएगा. वैसे भी कॉस्ट शीट के भी पहले 2 क्लास में हमें बुक्स की ऐसी सच दरकार नहीं पड़ती, पहले मेरे को ज्ञान देना पड़ता है, फिर ही हम स्टार्ट करते हैं. तो फ्रॉम मंडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ब्रांड न्यू चैप्टर. और तब तक के लिए आज हम इस सारे बातचीत को कंप्लीट करेंगे जो अभी तक हमने किया. एक बार सम अप करते हैं वापस से क्या क्या बात हमने किया. डन है बात एवरीबडी? बताइए. लास्ट क्लास हम लोग इस सम्स में थे. ये आंसर्स, कुछ गिने चुने आंसर जो मैंने लिखे हैं आपके लिए, कुछ गिने चुने आंसर्स जो एक सवाल का आया था, जिसमें मेरे ख्याल से हमने सारे किए गए बात को एक सम्स में पटक दिया, which was behavior wise cost as well as element wise cost. behavior wise cost 3 तरीके के कॉस्ट होते हैं. बताइए क्या क्या क्या? फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल. फिक्स्ड मतलब जो टोटल में सेम रहे, वेरिएबल जो पर यूनिट सेम रहे, और सेमी वेरिएबल जो ना तो फिक्स्ड का पूरा है ना तो वेरिएबल का पूरा है. कुछ नेचर फिक्स्ड का, कुछ नेचर वेरिएबल का. उसको सेग्रीगेट करना सीखे थे क्या हमने? फिक्स्ड कॉस्ट को, फिक्स्ड कॉस्ट सॉरी सेमी वेरिएबल कॉस्ट को. सेमी वेरिएबल कॉस्ट को कैसे सेग्रीगेट करते हैं सर? सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हम चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी निकाल के वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं. फिर कोई भी एक सेट ऑफ यूनिट्स पकड़ के हम टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट करके फिक्स्ड कॉस्ट निकालते हैं. याद आ रहा है बात? फिर हमने बोला कि जब भी सम्स कोई चेंज का बात करता है तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज मीन्स डैश चेंज. वेरिएबल कॉस्ट चेंज मीन्स डैश चेंज. वेरी गुड. पर यूनिट चेंज. एंड फिक्स्ड कॉस्ट चेंज मीन्स डैश चेंज, टोटल वाइज चेंज. ध्यान रखिएगा कि फिक्स्ड कॉस्ट का अगर चेंज बोला है तो टोटल चेंज है, और अगर वेरिएबल कॉस्ट का चेंज बोला है तो पर यूनिट चेंज है. करेक्ट एवरीबडी? ठीक है सर. अदरवाइज दीज 2 रिमेन्स कॉन्स्टेंट. फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक चालू किया था एलिमेंट वाइज कॉस्ट, जहां हमने 3 एलिमेंट जाना था. मैं बोल रहा हूं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स. गलत बोल दिया. मटेरियल, लेबर एंड क्या होता है बताइए? एक्सपेंसेस. वो सारे इनपुट्स जो हम अल्टीमेटली प्रोडक्ट बनाने में यूज करते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन सबको हम मटेरियल बोलते हैं. वो सारे एम्प्लॉयज या जितने भी लेबर्स हमारे काम कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर या फिर हमारे लिए, उनको हम लेबर बुलाते हैं. और जो भी मटेरियल या लेबर के खर्चे के दायरे में ना आए उनको हम एक्सपेंस बुलाते हैं. ये तीनों ही खर्चे या तो डायरेक्ट हो सकते हैं या तो इनडायरेक्ट. डायरेक्ट का मतलब होता है सर वो सारे खर्चे जिसको हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं, बता सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं कि ये इसके लिए लगा, ये बनाने के लिए लगा. तो अगर कोई भी चीज को हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस की ओर, तो उसको हम क्या बुलाते हैं बताइए एवरीबडी? डायरेक्ट कॉस्ट. और अगर नहीं कर सकते तो क्या बुलाते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट. फैक्ट्री में दोनों तरीके के खर्चे इनकर होते हैं, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी. बट ऑफिस, एडमिन और सेलिंग डिपार्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट कॉस्ट. क्या ध्यान आ रहा है? सारे बातें. सारे डायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम था प्राइम कॉस्ट और सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम था ओवरहेड्स, जो कि डिपार्टमेंट वाइज इनकर होते हैं. बट प्राइम कॉस्ट तो सिंगल डिपार्टमेंट में इनकर होता है, इसलिए इसका फर्दर बात नहीं किए थे. तो ओवरहेड्स 3 डिपार्टमेंट वाइज था. क्या 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 बताइए? फैक्ट्री, फिर क्या था बताइए? ऑफिस, और लास्ट क्या था बताइए? ऑफिस एंड एडमिन का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है. वो तो कभी प्रोडक्शन को हेल्प करता है, कभी सेलिंग को, इसलिए उनका कॉस्ट कभी रिलेटेड टू प्रोडक्शन होता है, कभी रिलेटेड टू बताइए सेल्स होता है. इस बेसिस पे हमने एक फॉर्मेट बनाया था एलिमेंट वाइज कॉस्ट को जचाना, और उसको एक नाम दिए थे कॉस्ट शीट. शीट एक कागज में कॉस्ट को उतारने को कॉस्ट शीट बोलते हैं.
सबसे पहले हमने लिखा था रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो कि कैलकुलेट होता है कुछ इस प्रकार से, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस एंड कॉस्ट रिलेटेड टू इट, याद रहेगा ये बात, एंड कॉस्ट सेकेंड चैप्टर पकड़ेंगे जब बात करेंगे, डन, या थर्ड चैप्टर में भी, लेस क्या बताइए, क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या आ जाता था, रॉ मटेरियल कंज्यूम, फिर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस, टोटल कम्स टू प्राइम कॉस्ट, फिर फैक्ट्री ओवरहेड, टोटल कम्स टू फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। अच्छा ये दोनों अलग है, हाँ, फैक्ट्री ओवरहेड और फैक्ट्री कॉस्ट अलग बात होता है, ठीक। फैक्ट्री कॉस्ट आने के बाद क्या ऐड किए थे बताएंगे, ऑफिस एंड एडमिन का खर्चा, वो जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो ऐड जैसे ही करेंगे, क्या आता था, COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आने के बाद हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद इसमें स्टॉक एडजस्टमेंट किया था। कौन सा स्टॉक एडजस्टमेंट, फिनिश्ड गुड्स वाला। तो सर और भी कोई स्टॉक होता है क्या, आज चर्चा करेंगे इनकम्प्लीटेड गुड्स के बारे में, डन। अभी तक हम मान रहे सारे गुड्स क्या है, कंप्लीटेड, क्या डन है बात आपको। तो सर कंप्लीटेड गुड्स के हिसाब से हम ओपनिंग स्टॉक ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक माइनस, जैसे ही वो करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इस पे हम बाकी के सेलिंग नेचर के एक्सपेंस करते हैं, जिसमें आता है ऑफिस एंड एडमिन ऑफ सेलिंग नेचर एंड बताइए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। जैसे ही ऐड हो जाएगा क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। किससे कंपेयर करेंगे, सेल्स, तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट या लॉस। ध्यान आ रहा है। इस बेसिस पे अपने कुछ एग्जाम्पल्स कर रहे थे और एक एग्जाम्पल आपको गुप्त तरीके से छोड़ दिया गया था। आइए, काफ़ी दिन से तड़प रहे हो, सोमवार को दिया गया था, बुधवार को क्लास कैंसिल हुआ तो 2 जन का मैसेज आता है, ये गलत बात है, आंसर बता दीजिए, भले ही क्लास मत लीजिए। बट अब हम जाके उस रहस्य को खोलने वाले हैं। घर जाके कई लोग ने और माथा लगाया होगा उस सवाल में, मेरे को ये यकीन है, यकीन है। चैट GTP ये क्या है, पूरा बता दिया आंसर, क्या बोल रहे हो, आंसर कैलकुलेट करके दे दिया, फिगर्स डालने से आंसर बता दे रहा है। इनमें से कोई राइट है, मतलब चैट GTP बोल रहा है पहला वाला राइट है, ठीक है, चैट GTP में ये भी बता देगा, मतलब ये तो गजब है यार, ये तो एग्जाम में लेके चलते हैं कभी, तो बीकॉम फीकॉम में तो लेके गए ही हो गए, एज इट इज क्वेश्चन डालो और आंसर, वो भी स्कैन किए कि टाइप किए, ओ मतलब नहीं तो स्कैन करोगे तो भी आ जाएगा। ये तो मेरा बनाया हुआ सवाल है, उसका भी आंसर दे दिया, तो जबरदस्त चीज है यार। इसे स्कैम हो रहा है 2023, तुम लोग मेरे साथ ध्यान रखो यार, ऐसे मत करना, और अगर ऐसा होता है तो सबको बता देना, फिर पढ़ाना खत्म हमारे तरफ से। आपको तो चैट GTP खोलना एग्जाम में, गेम ओवर, गजब चीज आया ये तो, सेंटर बंद हो जाए, ऐसे नहीं होता, दूसरा काम ढूंढ लेंगे, चिंता मत कर। बोलो डन। आंसर टू क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा था बताइए, एग्जाम्पल 4। लेट अस कम बैक, एक बार रिवाइज करते हैं क्या किए थे उसी में। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना दिया हुआ था बताएंगे, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना दिया हुआ था बताएंगे, 20। डायरेक्ट लेबर बताइए 10 पर यूनिट, ओके। और फैक्ट्री ओवरहेड में वेरिएबल बताइए कितना, वेरिएबल, यस सर कल मिल जाएगा ना सेंटर में, कल नहीं मिलेगा, सोमवार ही मिलेगा, बोल दिए। सोमवार मतलब सोमवार, मंडे अंग्रेजों, अकाउंट्स का कल। चलिए, डायरेक्ट मटेरियल 20, 10, इसमें से वेरिएबल बताइए जल्दी से, 5, फिक्स्ड बताइए 5 बोलोगे कि 5 इंटू यूनिट्स बताओगे, 2 लाख, कैसे आया 2 लाख, 5 इंटू 40,000। अच्छा ये पर यूनिट ही रहने देंगे क्योंकि ये दोनों हम अज्यूम करते हैं वेरिएबल। अच्छा एडमिन ओवरहेड बताइए, 5 रुपया दिया था तो क्या 5 बोलूं कि 2 लाख बोलूं, अब 2 लाख फिक्स्ड। सेलिंग ओवरहेड में वेरिएबल बोलिए और फिक्स्ड बोलिए, 4.8 इंटू 40,000, 1,90,000 बताओ, करेक्ट एवरीबडी। ये डेटा सेग्रीगेशन ओके है सबके लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, यानी सुनना, सारे फिक्स्ड कॉस्ट को हमने किससे इनटू बैक किया गाइस, सारे फिक्स्ड कॉस्ट को किससे इनटू बैक किया, 40,000। वाई 40,000 नॉट इंडिविजुअल यूनिट्स, क्योंकि वो उसी से डिवाइड हो क्या है। वेरी गुड। ये मत बोलना कि फिक्स्ड कॉस्ट टोटल पे रहता है हमेशा, ये गलत तरीका है, लोग गलत तरीके से बोलते
और आप इस वजह से गलत तरीके से सीख के चलते। पिछली बार भी कई बच्चे ये सब मिस्टेक करते थे कि सर वो तो टोटल वाइज ही होता है, मतलब वो फुल कैपेसिटी, ऐसा कभी नहीं होता है। फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फुल कैपेसिटी, फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ द कैपेसिटी गिवन इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में 100% पे बताया है तो वापस इनटू बैक भी किससे होगा 100। अगर क्वेश्चन में ही 50% कैपेसिटी का पर यूनिट कॉस्ट दिया हुआ है तो इनटू बैक किससे करोगे, 50% के कैपेसिटी यूनिट से, नॉट 100 वाले से। तो ये गलत धारणा जो लेके चलते हो ना, गलत है। ये सिंपल सा बात ये है सर, ये पर यूनिट कॉस्ट आया कैसे, किससे डिवाइड करके, जो सेट ऑफ यूनिट्स पे आपने पर यूनिट कॉस्ट दिया है। तो टू कैलकुलेट री दी टोटल कॉस्ट हमें क्या करना होगा, री वापस इनटू कर देने हैं जिससे डिवाइड किए थे। क्या सिंपल बात है ये वाला, इजी। चलिए नेक्स्ट। अब अगर ये वाला बात क्लियर है तो फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन कितने यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हुआ, 32,000। फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन मतलब डैश इज 0। वेरी गुड। स्टॉक का एडजस्टमेंट में ओपनिंग तो नहीं है, जो है वो सिर्फ क्या है, क्लोजिंग होगा तो होगा। क्या क्लोजिंग स्टॉक है सवाल में, यस। कितना है, 4000, क्योंकि 32 में 28 बिका है तो 4 घर पे पड़ा है। अब इस 4000 का वैल्यूएशन क्या रेट पे होगा, मेथड बताइए, मेथड बताइए। कोई मेथड नहीं, क्यों, ओपनिंग स्टॉक ही नहीं, मेथड गया भांड में। ये नहीं बोलेंगे कि चारों मेथड से सेम आएगा, ये बोलेंगे सर मेथड का कोई काम ही नहीं है, कारण हमारे लिए कोई भी ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं। ठीक है, फिर COS निकालना था आपको और ये कुछ आंसर्स आए थे। आइए अब मेरे साथ साथ किनका किनका ऑप्शन ये आ गया, ये आ गया घर पे। ओके, काफ़ी लोग का आया है, ये देख लेते हैं राइट है कि नहीं, क्योंकि ऋतव्रता आंसर ये क्लास में सबसे पहले दिया था। चेक करते हैं राइट है कि नहीं। ठीक है, चलिए लिखेंगे जो भी अपना आंसर था उसको टिक करके बाई मी, जो आपने किया उसको टिक करके क्या लिखोगे, बोलो बाई मी। लिखो बाई मी, टिक करो और लिखो बाई मी। वहां कुछ कचरा वापस नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी कचरा है। बाई मी लिख लो, ठीक है। अब वापस अच्छे से करते हैं, बताइए क्या, बाई सर आ जाओ। सर मैच कर गया मेरा और आपका, बहुत खूब, मतलब लगेगा आइंस्टाइन है हमारा और सर का भावना एकदम वो जो सब सेम है। ठीक है, आ जाओ, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल बताइए कितना करके। क्या कॉस्ट इज ऑन द प्रोड्यूस्ड यूनिट्स, फुल कैपेसिटी यूनिट्स की सोल्ड यूनिट्स। डायरेक्ट मटेरियल किस पे कैलकुलेट होगा, फुल कैपेसिटी, प्रोड्यूस्ड यूनिट्स की सोल्ड यूनिट्स। क्यों प्रोड्यूस्ड यूनिट्स, सर ये किस पे लगता है, जो माल बना उस पे। तो ना ये 40 पे आएगा ना ये 28 पे आएगा, ये वो 32 के हिसाब से आना चाहिए था। कंसेप्ट जा रहा है माथा में, क्योंकि ये तो सारे वही खर्चे निकल रहे हैं फॉर प्रोडक्शन यूनिट्स। तो बताइए 32,000 इंटू क्या करेंगे, बताइए, बोलो 20। डन है एवरीबडी। तो कितना हो गया बताइए, 6,40,000। डायरेक्ट मटेरियल ओके है क्या सबको, पर यूनिट वाइज। नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर बताइए 32,000 इंटू 10, बोलिए, हाँ 3,20,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ था क्या, नहीं। तो यहां तक का टोटल क्या बुलाते थे अपने, प्राइम कॉस्ट 9,60,000। डन है ऑनलाइन लाइव। नेक्स्ट बताइए फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, इसमें दो तरीके के कॉस्ट है, वेरिएबल और फिक्स, तो सेग्रीगेट कर दिए। सर हम इसको यहाँ नहीं करके वर्किंग नोट में दिखाए, एक ही बात है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, ना इंस्टीट्यूट को फ़र्क पड़ता है ना एग्जामिनर को फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये खुद ही एक शीट है, ये कोई फॉर्मेट नहीं है कि आपको ऐसे दिखाना ही पड़ेगा, पहले वेरिएबल फिर फिक्स्ड। देयर इज ऑल लिबर्टी टू डू इट एनीवेयर एंड शोकेस योर फाइनल आंसर इन द मेन शीट और सेग्रीगेट ओवर हेयर ओनली, फुल लिबर्टी, क्योंकि ये सब एक खुद ही शीट है, कोई अकाउंट नहीं है, कोई फॉर्मेट बेस्ड काम नहीं चल रहा। तो आप इसको वर्किंग में निकालो या आप इसको यहाँ निकालो, ओके है सबको। है क्या आवाज़ कर रहा है, नीचे कुछ कर रहा है, नीचे वाला आवाज करता है, क्या कर रहा है भाई, देख के ऐसे मत कर, चूहा हुआ फंस गया क्या नीचे, देख देख देख, चूहा है क्या, चूहा है, देख रहा है ऐसे, तुम कुछ मिला क्या तेरे को, ध्यान से चूहा संभाल के,
आइए, वेरिएबल कॉस्ट कितना यूनिट्स और क्या रेट था बताइए, 5 करके कितना हो गया, 1,60,000। नेक्स्ट फिक्स तो अभी हमने बोला 32,000 इंटू 5, पक्का तो ये किस पे होता है सर, जिससे डिवाइड होके आया, ये ध्यान रखिएगा। ये कैसे निकलता है, जिससे डिवाइड। ये हम क्या बनाते हैं समझ में आता है, अरे हाथ बनाते हैं हम, कि ध्यान रखना इस बात पे, ये हाथ है भी पगला, ये हाथ है, कटा हुआ पर नहीं है, ये हाथ है, ठीक है, ऐसे बता रहे हैं ये। ओ एक उंगली कम बनाए, सॉरी सर, अरे थंब नहीं दिख रहा है, थंब ऐसे ऐसे हो गया। बोलो डन है, ये ध्यान रखना, ये 40,000 है। डन एवरीबडी। अब बोलो तो 50% पे होता तो 50% पे कितना बनता, 20,000, तो 20,000 से इंटू बैक होता, क्योंकि ये डिवाइड होके जो रेट आया 5 नहीं होता, तब कोई और रेट होता, तो वो जो भी रेट होता, ये किससे डिवाइड होके आया, 20,000 से, तो इंटू बैक भी 20,000 से। ये फुल कैपेसिटी पे इंटू नहीं होता, किस पे इंटू बैक होता है बताइए, जिससे डिवाइड होके आता है। बताइए मेरे को, जो मैंने समझ दिया, मैंने क्या बोला, दीज पर यूनिट कॉस्ट आर बेस्ड ऑन, द अबव पर यूनिट कॉस्ट इज बेस्ड ऑन 40,000, यही लिख देता, इज बेस्ड ऑन 50% कैपेसिटी, और ब्रैकेट में लिखता एट 100% कैपेसिटी यूनिट्स इज 40,000। तो ये वापस जो ये 5 रुपया आया वो किससे इंटू होता बताओ, वो 20,000 से इंटू होता है, बाकी सब 32 होता, वो सिर्फ किससे होता, 20,000 से इंटू, और उसके बाद वो सेम रहता चाहे कोई भी यूनिट्स बन जाए। अब 32 बने, 30 बने, चाहे 10 बने, 32 बने, 30 बने, या 10 बने, या 40 बने, अभी भी टोटल वाइज सेम रहेगा। डन है। बताइए 40 इंटू 5, ये अब 2,40,000 के लिए भी है, 32 के लिए भी है, 30 के लिए भी है, 1 यूनिट के लिए भी है, सबके लिए यही 2 ही लाख लगेगा। क्या डन है। एक भी बनाना होगा तो पहले तो भाई टीवी खरीदना होगा, पहले तो भाई ये बेंचेस लेना होगा, पहले तो भाई ये रेंट पे जगह लेना होगा। अब एक बैठे चाहे यहाँ 150 बैठे, क्या मेरे लिए कॉस्ट उतना ही आना है, बस सिंपल। डन है बात आपको। बताइए 40 इंटू 5 कितना, बता दिया, बताओ और पढ़ना, कोई और दिक्कत। 2 लाख कैसे आया सर, जिससे डिवाइड हुआ उसी से इनटू बैक, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट सेम नहीं रहता, फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में सेम रहता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहता है। तो देखो ये तीनों को मैंने वही रेट लिया, बट यूनिट्स किससे इनटू किया, जो यूनिट्स पे सम्स मांगा, बट इसको मैंने किससे इनटू बैक किया बताइए, जिससे ये डिवाइड होके आया था, सिंपल। डन एवरीबडी। बताइए हेंस टोटल यहां तक का क्या बुलाते थे, फैक्ट्री कॉस्ट 13,20,000। एवरीबडी गेटिंग माई पॉइंट। तो यहां कई लोग गलती किए, यहां कई लोग गलती किए। अपर्णा बोल रही है सर ये 40 जो आप लिए, आप 40 की जगह 32 ले लेते। 32 क्या बता रहा है बताइए, 32,000 के लिए कितना। तब तो आप ये बोल रहे हो कि फिक्स्ड कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, क्योंकि अगर 5 रुपया करके लग रहा था, अब 32,000 के लिए अगर फिक्स कॉस्ट चेंज हो रहा है, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन, तब तो आपने अस्तित्व उड़ा दिया किसका, फिक्स कॉस्ट के डेफिनेशन का। फिक्स कॉस्ट तो क्या बोलता है कि उसको किस पे फर्क नहीं पड़ता, यूनिट से फर्क, तो सर अब टोटल निकालना पड़ेगा। टोटल निकालने का तो बड़ा सिंपल तरीका है सर, अगर पर यूनिट दिया है तो गलती दिया है, हमको उसको क्या करना है, ठीक करना है, क्या बताना है उसको, टोटल वाइज। टोटल वाइज करने का बेस्ट तरीका सर, जिससे डिवाइड होके आया उसी से इनटू बैक करेंगे, बस सिंपल नियम है। ये मत बोलना टोटल वाइज हमेशा 100% कैपेसिटी पे निकालेंगे, ये मैं धारणा जानता हूँ लोगों का है आगे जाके, और ये बचपन में जो गलत पढ़ा हुआ है, या सपोज लो बीकॉम में गड़बड़ कर दिए, तो ये सब चीज़ें को ठीक से बोला नहीं जाता था। अब एकदम साधारण बात है, जिस रेट पे ये डिवाइड होके आया उसी से वापस इनटू बैक हो जाएगा। सर यही चीज वेरिएबल में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो इनटू बैक होके 40 का खर्चा है, अगर 40 के लिए उतना तो 32 के लिए वापस से निकालोगे। क्या वेरिएबल प्रोपोर्शनेटली चेंज होता है, तो अगर वो 40 के लिए तो 32 के लिए कितना, बट फिक्स के लिए ये नहीं करते, अगर वो 40 के लिए है वो ही 32 के लिए है, वो ही 30 के लिए है, वो ही 1 यूनिट के लिए भी है। क्या डन है, अनलेस अदरवाइज मेंशन। एवरीबडी फिक्स्ड फैक्ट्री कॉस्ट तक का कैलकुलेशन ओके है। नेक्स्ट बताइए क्या ऐड होता है, क्या ऑफिस एंड एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन दिया हुआ था आपको,
बताइए क्या था, 100% फिक्स, तो इसमें तो सेग्रीगेशन का दरकार ही नहीं है, फिक्स, बट 40,000 इंटू 5, करेक्ट एवरीबडी, 2 लाख। टोटल बताइए, COP 15,20,000, ब्रैकेट में लिखेंगे 32,000 यूनिट्स, करेक्ट एवरीबडी। क्या ये 32,000 के लिए है ना? ये किसके लिए? प्रोड्यूस्ड यूनिट्स, यानी किसके लिए बताइए? 32,000 यूनिट। एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG, और क्या आता है बताइए हमारा नेट में? COGS। इसमें से आपको ब्रैकेट वाला चीज पता है, जल्दी से बताइए, ये ओपनिंग स्टॉक में कितना है? 0। हाउ कैन यू से सर 0? फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, तो मतलब ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं था। व्हाट इज गिवन टू यू? गुड्स सोल्ड, कितना? 28। तो क्या ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा? बताइए कितना? 4,000 घर पे पड़ा होगा। अगर 32,000 बना है और कुछ घर पे नहीं पड़ा था और 28,000 बिक गया, तो पक्का 4,000 घर में अभी भी पड़ा है। अगर आप ये यहां से नहीं निकाल सकते तो नीचे एक इक्वेशन लिखेंगे, विच इज ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोड्यूस्ड यूनिट्स माइनस सोल्ड यूनिट्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स। क्या लिखवाया है वो पिछली बार जब वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक सिखाया आपको एक क्लास में पूरा? क्या ओके है सबको ये वाला बात? अब इस 4,000 का रेट सोचना है। सर 4,000 का रेट के लिए अगर ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं तो इट इज सिंपली बेस्ड ऑन COP रेट, हेंस क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हो गया 4,000 इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस। क्या निकाल लोगे? समथिंग एग्जैक्ट 47.5। देखो एक बार 47.5 कैसे आया है? 47.5 सर 15,20,032 के लिए, तो एक के लिए कितना? क्या निकाल सकते हो सब कोई? इजी है। इंटू 4,000 बताइए, 1,90,000। बोलो। हाँ नहीं, वो तो देगा ही, बताएगा ही कि कितने पे था, बिना उसके नहीं कर सकते। अगर वो नहीं बता रहा है तो तुमको कैसे मालूम ये 32 क्या है? 100 पे कितना, तब तो हम बता सकते हैं किस पे कितना, बिना बताए कैसे करेंगे? अगर फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट दिया है तो उसको क्या बताना होगा? यूनिट्स क्या है। अगर फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में दिया है तब नहीं, मत बता, क्या दरकार हमको। अगर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दे ही दिया तो हमको क्या नहीं जानना है? यूनिट्स नहीं जानना है। दिया क्या नहीं था? फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में, तो टोटल तो निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या बताना होगा? भाई ये जो तू पर यूनिट निकाला है किससे डिवाइड करके निकाला है बता दे, हम वापस इनटू बैक कर देंगे। देगा ही देगा। डन है सबको? बताइए कितना आया COGS? 13,30,000। एवरीबडी COGS तक ओके है? बस इसके बाद और गलती कर सकते थे लोग, जो कि गेम हुआ शायद, मतलब मे भी जितना डिफरेंट आंसर आया वो इधर तक ठीक था। दिक्कत इसके बाद भी हो सकता है हुआ हो। इसके बाद दिक्कत, कम ऑन सर कम ऑन, इतने बेवकूफ नहीं है हम। ठीक, देखते हैं। आइए लिखते हैं नेक्स्ट खर्चा कौन सा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्या दो नेचर का है? एक वेरिएबल और एक फिक्स्ड। शांति से अगेन पहले फिक्स के बारे में बात करते हैं। बताइए फिक्स तो कैसे कैलकुलेट होगा? जिससे डिवाइड हो के आया, चाहे वो कुछ भी हो, जिससे डिवाइड हो के आया। बताइए जैसे मार्केटिंग कॉस्ट। मार्केटिंग कॉस्ट से मतलब नहीं है एक बच्चा है कि 200 है। मेरा तो लग गया वो नीचे जो हीरो की तरह हम लोग खड़े हैं 4-4 पोल पे, हम 4 पोल पे, अविनाश सर खड़े हैं ना, हम लोग पोल डांस कर रहे हैं ना, देखें कि नहीं? ऐसे पोल पे हम लोग का फोटो लगाया हुआ है। तो हम लोग जब पोल पे खड़े हैं वो तो फिक्स्ड कॉस्ट है, और वो भी कौन सा? सेलिंग नेचर का। क्या? एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। तो वो तो लगेगा चाहे स्टूडेंट 1 आए, चाहे स्टूडेंट 200 आए, चाहे कुछ भी हो। क्या वो लगना ही लगना है? यस। तो दैट कॉस्ट इज बेस्ड ऑन व्हाट सर? कुछ सोचा होगा हमने, और फिर हमने बोला यार मोटा मोटी 1-1 पे इतना आ रहा है, तो वो जो जिस पे सोचा था आपने मोटा मोटी 1-1 पे इतना आ रहा है, उससे वापस इंटू कर दीजिए, तो आपका क्या मिल जाएगा? टोटल एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, वो जो नीचे आपने पोल पे अपने आप को खड़ा किया। बताइए फटाफट कितना हुआ इंटू बैक करके? फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ सेलिंग नेचर कितना था? 1,92,000 कैसे आया बताइए एक बार ब्रैकेट में मेरे को? 40,000 इंटू 4.8, क्योंकि वो बाकी का वेरिएबल था। चेक करो एवरीबडी, फिक्स्ड कितना था? फिक्स्ड कितना था? 40%, 60%, 60% फिक्स था, तो इंटू क्या करेंगे? 40,000। तो ये कितना आया बताइए?
9,20,000, करेक्ट एवरीबडी? 920 बोले ना, 1,92,000, सॉरी 1,92,000, डन। अब बच गया सिर्फ वेरिएबल, यहां दिक्कत की हो तुम, इनटू कितना रेट 3 बस किससे इनटू करेंगे? 32,000, 40,000 की 28,000। इसके नीचे के अब सारे खर्चे किस पे लग रहे हैं? सोल्ड यूनिट्स पे। हम जब सपोज कर लो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में वो पैकिंग कॉस्ट है, क्या वो पैकिंग कॉस्ट सिर्फ जो 28,000 बिका उसी का लगा है ना, जिस पे हम स्टिकर चिपका दिए, और जो 32 में 4,000 घर पे पड़ा उसको तो अभी तक काम किया ही नहीं है उस पर। अच्छा, जो ट्रांसपोर्टेशन कैरेज आउटवर्ड लगा वो सिर्फ किस पे लगा? 28,000 पे लगा। बोला हमको कि वो मुटिया बोला कि जितना माल देंगे आप उसका एक एक माल का हम 20 रुपया करके लेंगे उठाने का, तो वो किसका लेगा? 28 का लेगा कि 32 का लेगा? 28 का ही तो लेगा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो यहाँ लोग गलती करते हैं, ये किस पे आता है बताइए? सोल्ड यूनिट्स पे। अगला इंपॉर्टेंट बात था, द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेलिंग ओवरहेड इज ऑन सोल्ड यूनिट्स, बाकी सारे वेरिएबल इज ऑन प्रोड्यूस्ड यूनिट्स, और फिक्स तो सर जिससे डिवाइड हुआ है उससे। वेरी गुड आकाश, बोलो डन है यहां तक? बताइए ये कितना है? 89,600। Hence total, this is which I wanted to calculate you. बताइए 11,600। बोलो आया क्या सबका? ये था ना मजेदार, मीनिंगफुल, और अब सब समझ में आ रहा होगा जितना पाठ आज तक पढ़े। और यही कॉस्ट शीट है, ये पहला चैप्टर है, डन, टाटा बाय बाय, खत्म। पूरा देर यही करेंगे अब, आने वाले 7-8 क्लास और हम कॉस्ट शीट में यही पढ़ने वाले, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना। तो क्या आ गया आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना है कि नहीं बच्चा लोग? बताइए। तो ये ही बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत थी जो हमें जाननी थी कि भैया कैसे ये चीज होता है। बोलो ये रेट कैसे आया? रेट कैसे आया बताओ तो। इफ देर इज नो ओपनिंग स्टॉक, नोट लिखे थे कॉपी में, द क्लोजिंग स्टॉक इज बेस्ड ऑन डैश रेट, जाके देखो COP रेट। क्या लिखे थे? COP रेट। जाके देखो नोट्स लिखा हुआ है, मैंने लिखवाया है, मुझे याद है, लिखवाया है कि नहीं? जहाँ वैल्यूएशन किए थे उसके नीचे नोट डाले थे कि भाई अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक इज बेस्ड ऑन COP रेट। ये COP रेट कैसे निकलता है सर? टोटल COP डिवाइडेड बाय COP यूनिट्स। तो बताइए 15,20,000 डिवाइड बाय 32,000 कर दे, देख तेरा 47.5 आएगा। ओके है क्या सबको? हाँ, तब मेथड अपने को एज्यूम करना पड़ता, फीफो है कि वेटेड एवरेज है कि सिंपल एवरेज है कि लीफो है, या तो समझ बताएगा या हम मानेंगे। हम मानते तो क्या मानते हैं? फीफो। और हम फीफो मानते तो अगेन चक्कर खा के ये क्लोजिंग स्टॉक किस पे वैल्यू होता? COP रेट, क्योंकि अंडर फीफो जनरली इट इज वैल्यूड एट व्हाट बताइए? फीफो रेट, सॉरी COP रेट, करेक्ट। बट हाँ उस केस में ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू आने लगता है। क्या डन है? कर तो कुछ भी सकते हैं, बट हम तो बोल रहे हैं ICAI बोलता है अगर हम कुछ नहीं बोले तो तुम क्या लेके चलना? फीफो। अब तुमको ICAI से ईगो प्रॉब्लम है तो बात अलग है कि सर हम लेंगे जो करना है, तो भाई करता धरता है वो, नहीं सुनोगे तो तुम्हारा डिग्री गया। बाद में जो लगाना है लगाना तुम अपने कंपनी में। तुम बोलोगे सर मेरा तो बेकरी शॉप है, हम लीफो ही लगाते हैं। अब वो क्या करे? वो बोल रहे जनरली फीफो यूज होता है, वैसे समझ कर रियल लाइफ में तेरे को जो लगाने लगा। डर है बात आपको? पक्का है एवरीबॉडी? बोल, क्या तेरा भी बेकरी शॉप है? बोल। जैसे जो 100% कैपेसिटी हाँ, क्वेश्चन में मान लीजिए सेलिंग एंड ओवरहेड्स दिया हुआ है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स दिया हुआ है। दिया हुआ है आपका 10,000, हाँ, सॉरी 10 पहले सोच ले। 10 रुपीज पर यूनिट, उस पे 50% वेरिएबल। हाँ यही तो अभी तो किए। हाँ लेकिन जैसे इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 100% कैपेसिटी इज 40,000, ये नहीं दिया हुआ है। हाँ, सिर्फ दिया हुआ है कि 20% कैपेसिटी लेट्स से इज 20,000 यूनिट। तो वो 100 पे निकल जाएगा, आ जाएगा, और फिर वापस ये इससे इंटू होगा।
बिल्कुल निकालना होगा कि 20% के हिसाब से बता दिया इतना, तो 100 के हिसाब से कितना एनहेंस, फिर उस हिसाब से। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। डन है COS सबका। सर लास्ट में आके एक ट्विस्ट हो गया, बिल्कुल मेरे को मालूम था ये एक चक्कर देने वाला बात था। कितने लोग पिछली बार क्लास में गलती किए? 32 पे लिए, सच बताना 32 पे क्लास में किया था, यही गलती था। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इज बेस्ड ऑन, अब पता है कई बच्चे बोलते हैं सर हमसे सम्स बना नहीं, तो ये खराब मानने का बात नहीं है। हम बोलेंगे खुश हो, सर मजाक कर रहे हो क्या? गलती होने से खुश होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि ये गलती कब हुआ? आज हो गया। कब होने से दुख होगा? एग्जाम में। बच गए, आज कर लिए, कल से नहीं होगा। आज जितना गलती करना है कर ले। मेरे को तो खुशी होता है जब आंसर आता है, और हमको इसी बात का खुशी है बस कि आंसर आता है। मैं वो आदमी हूं जो तुमके अंदर से कुछ ना कुछ तो निकलवा के छोड़ूंगा। अब सही गलत हमको नहीं मालूम, गलत हुआ भी तो उसके बाद उसको सही करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा। अब तुमको वो चीज दिमाग में अगली बार बैठा के रखना। बाई चांस हम नहीं करवाता और हम खुद कर लेता, हम यहाँ पे छापा मार सकता है तुम्हारे कहीं पे भी ये बोलते हुए कि तुम यही बोलते, ये तो हम लोग को पता था, ये हम कर ही देते, मतलब आपके बोलने से नहीं था, ये हम सही करते। ये डिफरेंस है। इफ अ टीचर टीचर्स इन अ पैटर्न विच इज कि मेरे साथ साथ सम्स पढ़ो, मेरे साथ साथ सॉल्यूशन करो, यू विल फील वेरी लाइट इन क्लास, यू विल फील वेरी ओके विथ यू कि यार मस्त हो रहा है यार, एकदम आसान है यार, सिलेबस तो एकदम इजी है सब्जेक्ट तो। बट प्रॉब्लम किस दिन आएगा मालूम? एग्जाम वाले दिन, जब वो हाथ कांपेगा कि उस दिन क्या लिखे। आज जितना कपवाना है कपवा लो, जितना, कारण आज आपके पास मौका है, फिर नहीं मिलेगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स जो गलती होते हैं, इसके लिए डरो मत। इसके लिए ये सोचो अरे यार अभी सीखे क्या थे जो इतना राइट हो सकता है, अभी तो सीखना बचा है। सीखने के बाद गलती हो तो गलत बात है, तो अब सीख लिए ना, अगली बार ऐसा कोई सवाल आए तो सर ध्यान रखना है हमें सब बात का। और वो ध्यान तभी रहता है जब एक बार गलत हो जाता है। अरे साइकिल चलाना भी तो वैसे ही सीखे थे, सब लोग यही बोलते हैं। जब भी गाड़ी सीखोगे ना तब भी बोलेगा अभी तक ठोका है, बोला नहीं ठोका। तुम रुबाबी में बोलोगे नहीं ठोका, वो बोलेगा तब सीखा भी नहीं तुम। यही कहानी सुनोगे कि गाड़ी चलाया और अभी तक गाड़ी ठोका नहीं, तब तो तुम गाड़ी चलाना सीखा ही नहीं। जैसे साइकिल में, साइकिल चलाया और साइकिल से गिरा नहीं, तब तो साइकिल अभी तक सीखा ही नहीं। एक बार गिरेंगे तभी तो समझ में आएगा ना, अरे वो ऐसे दर्द होता है, ठीक है ये ऐसा चेन कभी अटकेगा, वो जब गिरेगा तभी तो मजा आएगा। तो यही सब चीज़ आपको बोल रहे हैं कि गिर लो, अभी जितना गिरना है गिर लो, फाइनल रेस में जीतना है अपने को। क्या डन है बात आपको? तो प्लीज डोंट एवर थिंक कि सर मेरे से नहीं बना एक्स से बन गया, सर मेरे से नहीं हुआ वाई से हो गया। अबे वो आज वाई बना रहा है, कल जेड बनाएगा, परसों को तुम बनाएगा, ये मेरा गारंटी है कि इस दिन दिन का बात है। बट अपने को तो वो जो 3 घंटा इंटू 8 दिन, अब तो 8 नहीं 6 दिन है ना, यानी 18 घंटा जीना है असली। वो 18 घंटा बस मेरा दिमाग चल जाए सर, और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। क्लास में भाड़ में जाए, आप जितना बोलना है बोलिए। 3 घंटा समझ रहे हो ना, एग्जाम का 3 आवर्स इंटू 6 एग्जाम, बस वो 18 घंटा दिन में जो भी होता है वो ठीक चल जाए, खत्म, गेम ओवर। वो 18 घंटा अगर ठीक करना है तो आज जितना घंटा हम बोल रहे हैं उसको ठीक से पढ़ लो, पक्का तो कर लोगे ना। बस ऐसी ट्राई करते रहना, बैठे मत रहना। कभी ये मत सोचना कि ये तो करवाएगा ही तब कॉपी कर लेंगे, ये बाई मी होना ही चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो मजा नहीं आ रहा है। सर गलत किए, आधा किए, जितना किए करो। एक डायरेक्ट मटेरियल भी लिख के रखो, मेरे को उसमें भी खुशी है कि एटलीस्ट डायरेक्ट मटेरियल तो लिखा है। चलो इसको कम से कम फॉर्मेट में पहले क्या आता है वो तो याद हो गया। अरे मेरा कई पर्पस सॉल्व हो जाएगा उससे, मेरा तो तुम्हारा हम कर ही देंगे। क्या डन है एवरीबडी? तो फ्रॉम नेक्स्ट चैप्टर ही ऑनवर्ड्स, यानी फर्स्ट चैप्टर ऑनवर्ड्स, आई वांट फ्रॉम ईच एंड एवरीबडी द डेडिकेशन लेवल कि ये बोल रहा है तो लिखेंगे, चाहे गलत लिखेंगे, और फिर सीख लेंगे। तो टेंशन नहीं लेना है उस बात का। तो अगर आज ऋतव्रत राइट हुआ और इतने लोग रॉन्ग हुए तो ऐसा कोई बात नहीं है इसमें कि ऋतव्रत आज राइट कर दिया, इसका दिन चल गया, इसको वो करते वक्त दिख गया, यही बोलेंगे। स्मार्टनेस इज नॉट ऑन दिस पार्ट, द स्मार्टनेस इज कि उसको वो चीज दिख गया। तुमको भी अगर कोई टोक देता तो तुम भी बोलते अरे हाँ यार यही तो होता है। मतलब इट इज नॉट दैट कि तुमको कंसेप्ट नहीं मालूम। अगर मैं पहले से बोल देता कि ये जो सेलिंग का खर्चा है तो किस पे आना चाहिए, तो तुम ऐसे बोल देते अरे हाँ ये तो सोल्ड पे आना चाहिए। वो तो सर हमने, आप इसको सिली मिस्टेक बोलते हो, मैं बोलता हूँ ये सिली मिस्टेक नहीं है, सिली तुम हो,
कि तुम हड़बड़ी में भागते हो, तुमको लगता है सारा 32 पे हो रहा था तो ये भी 32 पे मारो ना, बट रोक के सोचो अपने आप को, बस एक बार सोचो कि ये खर्चा किससे रिलेटेड है। तो क्या याद थोड़ी करना है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आर बेस्ड ऑन सोल्ड यूनिट, ऐसे करोगे तो 108 का माला ले लो माँ का, अपने दादी जी का, और वो जाप लो एक बार, देखते हैं कितने बार याद होता है। वो 109वां बार भूलोगे। तो प्लीज एवरीबडी ट्राई कि आप कंसेप्ट ज़्यादा ब्रशअप करें रेदर देन ये सब चीज़। और देखो उस कारण से आज ये जो सम्स मैंने करवाया, आई एम टेलिंग यू दिस वाज नॉट द इजी सम, दिस इज अ हार्ड कोर एग्जाम स्टाइल स्टैंडर्ड क्वेश्चन इन योर एग्जाम। बट क्या समझ में आ गया आपको बेसिक्स क्लास में ये बात? तो आने वाले क्लास में जब हम कॉस्ट शीट करेंगे आपके लिए बच्चा बुद्धि होना चाहिए ये। क्या डन है एवरीबडी? एक कंसेप्ट वीडियो बनाया था मैंने, आपका होमवर्क है नेक्स्ट क्लास के लिए, वो देख के आना। सर ये क्या था, क्या बोला आपने, आप देख के तो आओ, नहीं समझ में आया तो मैं हूं तो वापस। वो कॉस्ट हम सीखेंगे कॉस्ट शीट के 3rd क्लास में, ठीक है? अभी आप वो एक बार वीडियो देख के आना जो मैंने अभी बनाया था, टैक्सी वाला एक एग्जाम्पल, येलो टैक्सी वाला, यूट्यूब में भी है और आपको लिंक भी दिया। कोई काम का चीज़ है तभी बोल रहा हूँ, वरना मैं कोई चीज़ ऐसे नहीं बोलता आपको कि देख के आना। वो वीडियो पक्का देख के आना। मैं आपको कॉस्ट शीट के 3rd क्लास में, यानी अराउंड यही, आज क्या है फ्राइडे, शायद अगले फ्राइडे हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्या डन है बात आप लोग को? चलिए। ओ वो भी सोच के आए हो, पता करके आए थे? करेक्ट। वैल्यूएशन का जो तरीका होता है ना, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन में क्या 11 महीना का टेनेंट, ये आप पढ़ोगे अपने टैक्स में। जब आप हाउस प्रॉपर्टी जैसा चैप्टर स्टार्ट करोगे ना, देन यू विल अंडरस्टैंड। चलेगा, जब हो गया चलेगा तो आपको सुनने में आएगा। जब आपका भी रेंट एग्रीमेंट बनेगा, क्यों हमारा ये जगह का रेंट एग्रीमेंट भी 11 महीना इंटू 3 33 महीने का 33 महीने का बनता है। तो इसका क्या रीजन है सर, ये क्यों करते हैं? ताकि ओनरशिप राइट ना आने लगे। इंडियन लॉज ना बहुत गलत तरीके से पहले बना हुआ था। पहले क्या होता था, लोग अपना, जैसे बड़ा बाजार के घर है आप देखोगे तो क्या करके रखा है मालूम, टेनेंट अपना हक जमा लिया है, मालिक से मतलब ही नहीं, अब वो मेरा हो गया है क्योंकि हम उधर इतना साल से रह रहे हैं। निकाल के दिखा हिम्मत है तो तुम नहीं निकाल सकते उसको। वो कोर्ट में भी केस लड़ेगा तो वो जीत जाएगा। कारण वो कौन है बताए अब आपको, वो 12 साल से ऊपर उस घर पे रह चुका है और आपने उसको 12 महीने का रेंट एग्रीमेंट साइन करके दिया। इसीलिए हमेशा लीज एग्रीमेंट्स को ना रिन्यू कराते वक्त पिटीशन साइन करवाना पड़ता है। 99 ईयर्स से ज़्यादा का लीज रेंटल नहीं होता है और वो करते करते लोग कितना 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 साल ले लेते। मतलब मेरा दादाजी के टाइम से ये घर चल रहा है, अब तो ये मेरा घर हो गया। अरे अपने दुकान बड़ा बाजार में सारे, ये सब किस पे मालूम आपको? सलामी भाड़ा बोलते हैं इसको। क्या वर्ड है, सान सुने हो कभी? प्रैक्टिकल सुने हो? सलामी भाड़ा। सर ये सलामी भाड़ा क्या होता है? बस सलामी दे रहे, क्योंकि भाड़ा पे लेके रखे हैं जगह और उसको एक बहुत ही नॉमिनल रेंट देते हैं। मतलब तुम समझ लो इतना बड़ा अगर जगह है ना, कितना रेंट होगा मालूम तुमको वहाँ का? करेक्ट बोल रहा है ये, 200 से 250 रुपया। क्या बोल रहे हो सर, 200 से 250 रुपया में आपको 1000 स्क्वायर फीट जगह मिलता है? आज नहीं, मिला हुआ है आज से 25 साल 30 साल पहले से, और आज तक नहीं बढ़ाया गया है। सलामी भाड़ा चल रहा है। अब बढ़ाने का हिम्मत भी नहीं है उन लोग का, बढ़ाने देगा ही नहीं उसको। मेरे खुद के पापा जो लेके रखे हैं 2 दुकान, वो सलामी भाड़ा पे, और वो सलामी भाड़ा मीन्स तुम्हारा ओनरशिप है इनडायरेक्टली, क्योंकि इतने साल से दादाजी के टाइम, दादाजी के दादाजी के टाइम से चले आ रहा। अब वो जगह तो हमारा होगी, अब वो जगह हमारा है। हम बेचने जाएंगे ना, हम बेचेंगे उसको, हम बेचेंगे। बस थोड़ा सा नाम पलटाई करवाने वाला काम है और उसको करके देना होगा। वो हिम्मत नहीं है उसका। मतलब तुम सोच रहे हो 150 रुपया देते हैं मेरे पापा रेंट, इसका आधा जगह है 150 रुपया रेंट, और हम लोग यहाँ का देते हैं लाख रुपया रेंट। किसको? अरे बिल्कुल करेंगे हम, उसको वापस रीसेल कर देंगे अपना नाम पे नहीं, नाम पलटाई करवाएंगे। फर्म का नाम पलटाई करवा सकते हैं। मेरा खुद का ही जो पहले का दुकान था उसका नाम पलटाई करवाए हम लोग कि भैया वो तुम ले लो, और वो अब उसको सलामी भाड़ा देगा। हम तो एक फिक्स पेमेंट ले लिए कि हम तुमको ये जगह दे रहे हैं जहां हम बैठे थे। इतना लोटा मेरा लगाया हुआ था, वो लोटा यदि हम उठाएंगे
तो लोटा जब हम वहाँ से छोड़ के जाएंगे तो वो जो जगह है कि एकदम गली में घुसते ही दूसरा नंबर दुकान था भाई, तो वो तुमसे वो पैसा लेगा, वो कुछ नहीं ले सकता। वो तो वापस अब उसको तो नाम पलटाई करके दूसरे हाँ, जब नाम पलटाई होता है ना तो उन लोग के पास वेटो पावर आ जाता है कि अब क्या करने का पावर आ जाता है बताओ, क्या कि टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करवा लेते हैं। इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है कोई को भी। हाँ, रियल ओनर के पास मांगता ही है, वही तो मेन तो झमेला वही है। तो वही तो हम बोल रहे हैं, हम क्या चीज पे कमा रहे हैं, नाम पलटाई का। हम बोले तेरे को ये फर्म तेरे नाम पे चाहिए जगह, मेरे को पैसा दे, हम नाम पलटाई करवा देंगे। यही तो चीज चाहिए हमको। आओ ना अभी, आओ ना, धंधा में जाएंगे धीरे धीरे तो लोग एक एक चीज सिखाएंगे, कच्चा पक्का। द होल कच्चा मार्केट ऑफ इंडिया इज इन बंगाल। तो अगर समझना है बंगाल को, तो बंगाल जैसा चीज ही नहीं है जहां आप कुछ सीख सकते हो। रुक्का सिस्टम जो मैंने आपको और बताना है मेरे को, रुको तुम लोग अभी आज हर दिन एक एक चीज़ बताएंगे। तो जो रुक्का सिस्टम होता है सुनोगे आप मेरे से सारा चीज़। यहाँ का सबसे पहला 30 CA मिलके ये स्कैम किया था। सबसे पुराना स्कैम 30 CS का किया हुआ है। 30 CA मिलके कैलकाटा बेस्ड स्टॉक मार्केट एज वेल एज पूरा कच्चा मार्केट को रूल करते थे। हवाला ट्रेडिंग बोलते थे उसको। तुम लोग सब सुनोगे, चिंता मत करो, आने वाले कई क्लासेस में मैं आपको सिखाऊंगा। चिंता ही मत करो, पैसा कमाना है तो खुश रहना है तो गाड़ी मोटर होना चाहिए कि नहीं। बढ़िया बढ़िया गाड़ी में निकले अपने भी 2-4 तो ऐसे गाड़ी ऐसे नहीं खुलना चाहिए, ऐसे खुलना चाहिए, है ना। वैसा गाड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए, बस तब शांति से पढ़ो जैसे बोल रहे। ठीक है, आओ चालू करें क्या एवरीबॉडी। तो दिस वाज द सम्स व्हिच वी डिड इन द लास्ट क्लास। नाउ लेट अस कंटिन्यू द टॉपिक। हेडिंग नंबर नेक्स्ट लिखिए, व्हाट अबाउट। हेडिंग नंबर नेक्स्ट लिखिए, what about incompleted or WIP units? What about incompleted or WIP units? पहले समझते हैं ये होते क्या है और फिर इसका ट्रीटमेंट। डन है एवरीबॉडी? जल्दी से बताओ, एग्जाम्पल दिया था इनकम्प्लीटेड और WIP का फुल फॉर्म बताइए तो। वर्क इन प्रोग्रेस। एक शर्ट बनाए थे, याद है? ठीक है, क्या बच गया इसमें? अभी बटन लगाना बच गया कि नहीं बच गया? बच गया सर। अब जो ये बटन लगाना बच गया है तो क्या ये फिनिश गुड स्टॉक में काउंट आना चाहिए? क्या ये रॉ मटेरियल में काउंट आना चाहिए? तो ये कहाँ काउंट आना चाहिए सर? एक नया नाम देंगे इसको, कुछ नया नाम देना पड़ेगा, क्योंकि जब हम काम कर रहे हैं तो ऐसा हो ही सकता है कोई पॉइंट ऑफ टाइम में कुछ ऐसे शर्ट पड़े हो। सर ये तो फिर अलग अलग भी हो सकता है, कोई का हो सकता है स्लीव लगना भी बचा हो, हाँ डिफरेंट है। अभी एक बार मान रहे हैं कुछ इस तरीके का बात। तो WIP गुड्स में का फीचर और फिनिश गुड्स का फीचर कैसे पता करोगे कि कौन सा गुड फिनिश गुड है और कौन सा गुड WIP गुड है? सुनना ध्यान से। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कॉस्ट, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कॉस्ट, खर्चा, वो सारे गुड्स जिसमें हम 100% खर्चा कर चुके हैं इन ऑल रिस्पेक्ट। क्या वर्ड बोलो तो? इन ऑल रिस्पेक्ट। व्हाट डू मीन बाय ऑल रिस्पेक्ट? अब मैं बात कर रहा हूं इन ऑल रिस्पेक्ट का मतलब। बटन लगा दिया, क्या ये कंप्लीटेड यूनिट्स हो गया? ओके, लोगो लगाना बाकी है, ठीक है। पॉकेट NM, ठीक है, बना दिया। अब बोलो, क्या काम हो गया? फिनिश गुड बन गया? क्या बन गया? अगर फिनिश गुड बन गया तो इसमें किसका खर्चा कंप्लीट हो गया है? बोलिए ना, रॉ मटेरियल का। हो सकता है अभी भी इसका पैकिंग करना बचा हो। क्या ऐसे शर्ट छोड़ देते हैं ऐसे कि इसको समेटना पड़ता है? सोचो प्लीज एक बार, क्या इसको समेटना पड़ता है? एक बार समेट के तो रखेगा। देखते हो ना वो जो आपके शोरूम्स में शर्ट वर्ट रहते हैं, वो कैसे खिंडा के रखता है लोग, आओ चूज करो ले जाओ। जब वो दिखाता है तब वो आपको खिंडाता है और आप पैसे लगा के अरे क्या हीरो लग रहे हैं सर, है ना। तो वो जो आपको बार बार दिखा के वो आपको बोलता है, उसके बाद वो वापस जचाता है कि नहीं उसको। तो क्या वो जो ऐसा शर्ट है, क्या वो शर्ट मटीरियल वाइज अपना सारा खर्चा कंप्लीट कर चुका है? बट क्या अभी भी इसमें लेबर का काम बचा है?
क्या बचा है लेबर का काम बताइए। सर उसको अभी इसको समेटना है। समेटना समझते हो? अरे पगले लोग, क्या बोलते हैं तुम लोग? समेटना समझते हो? अरे मतलब वो फोल्ड करके, कम ऑन, है ना? हाँ, तो फोल्डिंग करना बचा है, ठीक है। अब जो ये फोल्डिंग करना बचा है, क्या लेबर का काम इसमें बच गया? क्या उस फोल्डिंग करते वक्त लाइट बत्ती पंखा जल रहा होगा? वो खड़ा है तो कहीं और भी कुछ खर्चा लग रहा होगा, है कि नहीं? तो ये जो खर्चे बच गए, इसका मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे रिस्पेक्ट में कुछ काम बचना चाहिए। अगर कोई भी रिस्पेक्ट में कोई काम बचा है तो दैट इज कॉल्ड अ डैश यूनिट। बताइए, WIP यूनिट। लाइक इफ सारा काम हो चुका है एक चीज में, यानी इट इज 100% कंप्लीट इन विच रिस्पेक्ट? बताइए, ऑल मतलब सर इसमें लेबर का भी काम सारा हो गया, इसमें ओवरहेड्स भी जितना लगना था लग गया, इस समय जितना मटेरियल लगना था लग गया। अगर ये तीनों खर्चा लग चुका है, मैं और कोई खर्चे का बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये सारे यूनिट्स कहाँ मिलते होंगे? फैक्ट्री में। फैक्ट्री तक का खर्चा बताओ क्या क्या है? फैक्ट्री तक का खर्चा क्या क्या है? एक एक बताओ। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड, इनको छोड़ के तो और कुछ नहीं है। तो ये चार खर्चों में अगर लोगों का लग गया, मटेरियल का लग गया, लेबर का लग गया और ओवरहेड्स भी लग गया, तो इट इज कॉल्ड 100% कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। अगर इसमें से कुछ भी काम बचा है, चाहे वो एक समेटना भी हो, तो उसको क्या बुलाते हैं बताइए? WIP। यानी WIP का अगर डेफिनेशन देना चाहते हो, मैं कुछ बोल रहा हूं, अगर गलत लगे तो टोकना और ठीक करना, ठीक है? WIP यूनिट्स आर दोज यूनिट्स whose completion is less than 100% in all respect। कुछ वर्ड बोला, वापस से रिपीट कर रहा हूं। WIP यूनिट्स आर क्या बोला? दोज यूनिट्स which are completed less than 100% in all respect। क्या सही लग रहा है? अच्छा, कोई गड़बड़ हो रहा है? बोलो बोलो, क्या गड़बड़ लग? अच्छा ठीक है, वो क्या बोली सुनना। बोल रही है सर ये जो ऑल रिस्पेक्ट में 100% काम हो तब वो क्या बना जाता है बताओ? कंप्लीटेड। मान लेते हैं सर लेबर का, मटेरियल का 100% काम हो गया, बट लेबर का उसमें 80% काम हुआ है और ओवरहेड का 80% काम होता है। सर ये 80 क्या होता है? अरे 80 मतलब अभी तो समझाया। मान लो 20% काम क्या है? उसको समेटना। क्या समेटना बचा है अभी? अगर समेटना बचा है तो इसका मतलब उसमें किसका काम बचा है? लेबर का। और उस समय जो ओवरहेड लगेगा उसका, क्या वो काम भी अगर बचा है तो इट इज एन इनकम्प्लीट यूनिट बोलूं कि कंप्लीट बोलूं? क्यों कंप्लीट क्यों नहीं बोल सकते? कंप्लीट कब बोलते हैं? जब ये दोनों भी क्या हो बताओ? 100 तभी तो कंप्लीट बनेगा। तो अगर सारे रिस्पेक्ट का बात मत कीजिए सर। अब जो ये वर्ड बोला था साहिल बोला सर, तब वर्ड को चेंज कीजिए आपके डेफिनेशन में। एक वर्ड आपने बोला था ऑल रिस्पेक्ट, उसको काट के बोलिए एनी रिस्पेक्ट। रिपीट कर रहा हूं अब लाइन। इनकम्प्लीटेड यूनिट्स आर दोज यूनिट्स विच आर कंप्लीटेड लेस देन 100% इन एनी रिस्पेक्ट। अगर कोई भी एक तरीके से भी उस पर कितना काम बचा है बताइए? बोलो, 1% भी काम बचा है तो उसको क्या बुलाते हैं बताइए? WIP यूनिट्स। जब तक उस पे सारे खर्चे के रिस्पेक्ट में सारे खर्चे ना लग जाए पूरी तरीके से, तब तक वो क्या नहीं कहलाते बताइए? बोलिए, फिनिश गुड्स। तो क्या नहीं लगता इसका मात्रा भी कंपनी में बहुत होता होगा? बिल्कुल बिल्कुल। एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में WIP प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और यहीं तो चोरी चकारी करते हैं लोग, अपने लेबर स्टाफ लोग यही तो गायब कर देते हैं माल। तो फिनिश गुड्स गायब नहीं करते वो क्या गायब करते हैं मालूम? सेमी फिनिश गुड्स। वो सब में तुम झाम करते हैं, कटिंग करके कहीं निकाल लेते हैं, माल कट करके कहीं गायब कर देते हैं। जो चीज़ गायब होता है ना वो जनरली यहाँ से होता है, क्योंकि इसका पता है प्रॉपर रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं की हुई। तो इस चीज़ को ठीक करना पड़ेगा कि नहीं, इसका भी रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा कि नहीं, तो कॉस्ट शीट में इनके बारे में भी बात करना होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट बात सुनना, अब अगर मेरा खर्चा लगा मान लो 20 लाख, किसका पता है? मटेरियल का। मेरा लेबर का खर्चा लगा 10 लाख और मेरा फैक्ट्री ओवरहेड लग गया मान लो
5 लाख, टोटल खर्चा कितना लगा? 35 लाख। मेरे घर पे 50,000 माल पड़ा है जिसका, हाँ यूनिट्स, कंप्लीटेड यूनिट्स गोडाउन में, जिसका मोटा मोटी हमको बोला गया था कि खर्चा पड़ेगा 10 रुपया करके। ये कितना आया था? 35 आया था ना, 10 मत करो, 50 रुपया करके। बताओ कितना हुआ? 25 लाख। और खर्चा कितना लगा? 35 लाख। जब वो मालिक आया और सर्वे किया, बोला यार पर यूनिट कॉस्ट तो 50 था, 50,000 माल है, क्या खर्चा लगना चाहिए था? 25 लाख। तुम कितना खर्चा लगा दिया? क्या तुमने मटेरियल पे 20 लाख फूंक दिया? क्या तुमने 10 लाख फूंक दिया? क्या तुमने 5 लाख फूंक दिया? अब जब तुमने इतना खर्चा इनकर कर ही लिया है, तब 25 लाख का माल कहाँ से आया? कितने का माल होना चाहिए? तुम उसको क्या गिनाएगा? अंदर आ फैक्ट्री में, फैक्ट्री में आप बताते, अरे मारेंगे नहीं, उसको क्या दिखाएंगे बताइए? उसको WIP गुड्स दिखाएंगे कि सुन वो 10 लाख का माल भी है। कहाँ है सर? वो सेमी फिनिश्ड। क्या खर्चा इनकर हो चुका है उस पर? हाँ, पूरा नहीं हुआ होगा, कुछ रिस्पेक्ट में हुआ होगा, बट वो कहाँ तक नहीं दिखते मेरे को? बोलो बोलो बोलो। कंप्लीटेड यूनिट्स में नहीं दिखते, तो कहीं तो उसकी अकाउंटिंग होनी चाहिए। यानी मेरे को एक बात बताओ जल्दी से, ये जो पूरा हमने स्टेटमेंट बनाया, ब्यूटीफुल स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट, कहाँ इतना पढ़ा दिया हम? क्या बोल रहे हो? ये रहा ये रहा ये रहा, मिल गया। जल्दी से बताना, ये वाला खर्चा किस यूनिट्स का आता होगा हमारे कॉस्ट शीट में? एक बार सोच के बोलो। जब हम खर्चा रिकॉर्ड कर रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आर रिकॉर्डेड ऑन डैश बेसिस, कंप्लीटेड यूनिट्स, इनकम्प्लीटेड यूनिट्स, बोथ। क्या लगता है? खर्चा जब रिकॉर्ड हो रहा है तो ये जो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम हुआ है, वर्ड है डायरेक्ट मटेरियल, क्या ये सिर्फ और सिर्फ जितना हम सारा शर्ट बन गया उस पे, कि जो अधूरा बना उसका भी लिखते हैं? वेरी गुड। यानी द कॉस्ट शीट इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ व्हाट? बताइए, कंप्लीटेड एज वेल एज, बताइए क्या? बोलिए, WIP यानी इनकम्प्लीटेड यूनिट्स। यस और नो? सिमिलरली लेबर का भी खर्चा किस हिसाब से होता है? कंप्लीटेड और क्या? बताइए, WIP। ये वाला भी क्या होता है? कंप्लीटेड और WIP। ऑफ कोर्स द WIP पार्ट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ कंप्लीशन। एक वर्ड बोल के चला गया ये आदमी चुपके से। क्या वर्ड बोला सुने? डिग्री ऑफ कंप्लीशन। व्हाट डू मीन बाय डिग्री? वो परसेंटेज कंप्लीशन, जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, जैसे मैंने लिख रहा था 80%, 80%। जितना काम हुआ उस हिसाब से खर्चा आ जाएगा। आएगा कि नहीं? अब सर वो कैसे लिखते हैं? हम चैप्टर में सीखेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग, बट अभी मीनिंगफुल बात समझ में आ रहा है क्या? तो यानी ये प्राइम कॉस्ट किसके लिए होता है? बताइए, प्राइम कॉस्ट किसके लिए होता है? कंप्लीटेड के लिए भी और WIP। फैक्ट्री में जो खर्चे लग रहे हैं, क्या वो भी दोनों पे लग रहे होंगे? बिल्कुल। यानी ये भी किसके लिए? कंप्लीटेड और WIP यूनिट्स। करेक्ट। तो ये जो फैक्ट्री कॉस्ट आज तक आता था, ये किसके लिए आता है? बताइए बताइए। दिस इज फॉर कंप्लीटेड एंड WIP। बट एक बात बताइए, ये खर्चा किसके लिए है? ओनली कंप्लीटेड यूनिट्स। क्योंकि इसके बाद अब हमको जानना है वो जो गोडाउन में माल पड़ा है उसका खर्चा बता, और यहां तक किसका खर्चा पता चल रहा था? बताइए बताइए। बोथ। किसका? कंप्लीटेड का भी और क्या लगता है? WIP स्टॉक का एडजस्टमेंट कहाँ करना चाहिए हमारे कॉस्ट शीट में? ओके, वर्क्स कॉस्ट के बाद, किससे पहले? मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पहले, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसका खर्चा बताता है? कंप्लीटेड गुड्स का। और यहां तक जो खर्चा आया वो किसका है? कंप्लीटेड का भी और WIP। अब हमको जानना है, वो मालिक बोल रहा है सुन ठीक है तुम बता दिया ये खर्चा किसका है, बताओ किसका है? बोलो किसका? WIP का भी और कंप्लीटेड का भी। तो एक काम कर, ऐसे तो WIP पिछले साल भी बचा होगा। बोला हाँ सर बचा था ना, तो उस पर भी तो तुम काम किया होगा। बोला हाँ किया है ना, तो जो पिछले साल काम किया वो यूनिट्स लेके आ जा वापस, तो वो यूनिट भी पक्का यहाँ आएगा, क्योंकि वो तो क्या हो गया होगा, पूरा बन गया होगा इस साल। तो क्या ऐड करेंगे इसके बाद? बताइए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ विच स्टॉक? बताइए, WIP। जैसे स्टॉक एडजस्टमेंट होता है। और फिर वो मालिक क्या पूछ रहा है कि अगर 25 का खर्चा आया तो वो 10 लाख क्या है तेरे कहाँ पड़ा है? बताइए। WIP स्टॉक में तो वो यहाँ से क्या कर? लेस कर। इसका खर्चा कब लेना? अगले साल लेना, जब ये पूरा बन जाए। तो इस साल इस खर्चे से हटा दे। और पिछले साल जो तुम खर्चे से हटाया था विच इज कॉल्ड ओपनिंग WIP, वो इस साल ले ले,
क्योंकि वो इस साल पूरा बन गया होगा, क्योंकि सबसे पहले सुबह सुबह उठ के अगले साल काम किस पे चालू करेंगे, वो काम जिस पे बटन लगा दिए थे बस समेटना बचा था, तो समेटेंगे कि नहीं पहले उसको, बिल्कुल। तो क्या ऐड करते हैं बताइए पहले। हाँ, फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन का बात नहीं कर रहे, मैं तो अभी फॉर्मेट का बात कर रहा हूं। तो बताओ ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP का एडजस्टमेंट कहां आना चाहिए, समझ में आया? कहां आना चाहिए बताइए? फैक्ट्री कॉस्ट के बाद और COP के पहले। फैक्ट्री कॉस्ट और COP के बीच में हम एक चीज ऑलरेडी लिख ही रहे थे, क्या बताओ तो? ऑफिस एंड एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, बस वहीं पे इसका ट्रीटमेंट आता। तो ये किसका ट्रीटमेंट सीखे बताइए अभी? ओपनिंग स्टॉक और WIP का, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP का एडजस्टमेंट। सर ये कैलकुलेट कैसे होता है? अभी नहीं सीखना है, ये कहाँ सीखेंगे सर? चैप्टर में, चैप्टर में, कॉस्ट शीट में भी नहीं, ये एक चैप्टर आएगा वहां सीखेंगे जिसका नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। क्या नाम है बताइए? अभी सिर्फ सम्स में दिया हुआ रहेगा, क्या तुमको फॉर्मेट में ये यहीं क्यों आया ये समझ में आ रहा है? क्योंकि इसके बाद जैसे ही ये एडजस्ट कर देंगे हमको किसका खर्चा मिल जाएगा? सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटेड गुड्स का। बट यहां तक खर्चा किसका लग रहा था बताइए? कंप्लीटेड एज वेल एज इनकम। जैसे मैंने बोला दिख रहा है 35 का खर्चा कर दिया, माल 25 लाख का ही पड़ा है, ये कैसे हो गया भाई? तो तुम उसको गिनाएगा ना, इधर आ देख 10 लाख कहां पड़ा है अधूरा माल। तो बोला ये वहां क्यों नहीं लिखा? बोला कैसे लिख दे सर, वो तो बेच नहीं सकते आप उसको, मेरे को कल बनाने दीजिए, इस पे वापस काम करने दीजिए, फिर बेच दीजिएगा। बोला तब इसका खर्चा कब लेना? कल लेना, आज हटा खर्चे से, ताकि हमको क्या जानना है? सिर्फ जो माल कंप्लीट हुआ उसका खर्चा। तो कहां जाके ये एडजस्ट हुआ? ओके है। एंड हाउ टू वैल्यू दिस स्टॉक वैल्यूएशन मैंने कहां सिखाऊंगा बताया अभी आपको? प्रोसेस कॉस्टिंग, क्योंकि वो थोड़ा टेक्निकल है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन दी डिग्री ऑफ कंप्लीशन विच में बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट केसेस। वो सीखेंगे आराम से, हड़बड़ी नहीं। बट पहले फॉर्मेट में इसको इज्जत क्यों मिला ये समझ में आया? कारण यहां तक का खर्चे में था। तो बिल्कुल रटना नहीं है, कहां क्या आता है समझ के चलना है, कहां क्या आता है। क्या बोलो? पहला ये एडजस्टमेंट ओके है। एक एडजस्टमेंट और सिखाना है जिससे मैं तुमको एक तरीके से डिटेल्ड वे में कॉस्ट शीट समझा पाऊं। बट उससे पहले आप इस एडजस्टमेंट को नोट डाउन करेंगे। क्या लिखे थे? हेडिंग बताइए, लिख लेते हैं फिर लेते हैं। बताइए क्या लिखे थे? व्हाट अबाउट इनकम्प्लीटेड एंड WIP। पहले लिखिए डेफिनेशन, ठीक है? चालू करते हैं लिखना। Completed units are those units which is having DOC ब्रैकेट में परसेंटेज, फुल फॉर्म लिखेंगे आप, DOC ब्रैकेट में परसेंटेज, फुल फॉर्म लिखेंगे आप। बताइए डिग्री ऑफ कंप्लीशन। हैविंग क्या बोला वर्ड बताइए? डिग्री ऑफ कंप्लीशन। हैविंग DOC यानी क्या? डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100% इन डैश रिस्पेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ऑल रिस्पेक्ट। Completed units are those units which are having DOC यानी degree of completion 100% in all respect. Done है? That is direct material and CC। अच्छा लगा नाम? ट्राई कर रहे हो? क्या होता है CC का मतलब? वेरी गुड। डायरेक्ट मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट, क्या यहीं तक का बात कर रहे हैं? आर fully incurred in such case। मतलब फिनिश्ड गुड्स के केस में, कंप्लीटेड यूनिट्स के केस में डायरेक्ट मटेरियल और CC का सारा खर्चा लग चुका है। हाँ, इनडायरेक्टली किसका? फैक्ट्री कॉस्ट। क्या ये दोनों मिला के फैक्ट्री कॉस्ट होते हैं? बट इन दोनों को अलग अलग बोला, एक क्या बुलाया? डायरेक्ट मटेरियल, और एक क्या बुलाया? CC। क्योंकि मेरे को ये बताना था कि इनमें से किसी का भी अगर एक से भी कम का परसेंटेज हो, किसी का भी हो सकता है डायरेक्ट मटेरियल का 100 हो बट CC का कुछ कम हो, तो भी वो क्या कहलाता है बताइए? इनकम्प्लीटेड। तो लिखिए नेक्स्ट पैरा, इनकम्प्लीटेड और क्या बताइए नाम? WIP यूनिट्स। इनकम्प्लीटेड और
WIP units are those units which are having DOC less than 100% in dash respect. Very interesting word, any respect. वहां वर्ड था ऑल, यहां वर्ड है एनी. लिखना दैट इज सर्टेन परसेंटेज ऑफ वर्क ऑफ मटीरियल एंड स्लैश और CC is yet to be incurred. Certain percentage of work of what बताइए, डायरेक्ट मटेरियल एंड स्लैश और CC. एंड स्लैश और का मतलब समझ में आया, दोनों का कुछ या कोई एक का भी कुछ काम बचा है. एंड स्लैश और CC is yet to be incurred. डन है आपको बात? पक्का? तो लिखिए. अब इसका ट्रीटमेंट इन व्हाट बताइए, कॉस्ट शीट. मैं वो ड्राफ्ट कॉस्ट शीट ही बना रहा हूं वहीं से जहां से तुमको समझाना है, ठीक है. ड्राफ्ट लिखो, ड्राफ्ट कॉस्ट शीट शोइंग द एडजस्टमेंट ऑफ, बताइए क्या, WIP स्टॉक. बताओ सबसे पहले क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल. फिर क्या आता है, डायरेक्ट लेबर. फिर क्या आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस. टोटल बताइए, प्राइम कॉस्ट. फिर बताइए फैक्ट्री ओवरहेड. और क्या आ जाता है, फैक्ट्री कॉस्ट. अब यहाँ तक कुछ बात करते हैं. ये सारे खर्चे इज बेस्ड ऑन, बताइए, फॉर बोथ क्या, कंप्लीटेड एंड इनकम्प्लीटेड यूनिट्स. करेक्ट एवरीबडी. तो इसके बाद ही क्या एडजस्ट करते हैं सर, ऐड व्हाट, वो सारे काम जो पिछले साल अधूरे थे इस साल कंप्लीट हो गए, तो उसका वैल्यूएशन ऐड कर दीजिए और क्या लेस कर दीजिए जो इस साल अधूरे बचे हैं. और एक और एडजस्टमेंट था, क्या पता है वो तो सिंपल था, वो तो पहले भी था, ऑफिस एंड एडमिन प्रोडक्शन नेचर. तो क्या आ जाएगा सर, COP विच इज ओनली फॉर कंप्लीटेड यूनिट्स.
ओके यस, मैंने बोला मैंने सारा एडजस्टमेंट सिखा दिया. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, और इसके नीचे आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश. अब हम करने वाले हैं एक एग्जाम्पल जहां हम पूरा बात को सम अप करेंगे और नेक्स्ट क्लास से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे. डन, लिखेंगे प्लीज. फॉलोइंग आर दी कॉस्ट स्ट्रक्चर of a company. Particulars rupee. Direct material 20 lakhs, direct labor 10 lakhs, direct expense 8 lakhs, factory overhead 12 lakhs, office and admin overhead 6 lakhs, selling and distribution overhead 3 lakhs. ठीक है. फॉलोइंग आर दी स्टॉक पोजीशन एट period start and end. Start and stock. Following are the stock. Sorry for such short forms, I am very much into it. ठीक है, लिखना और ऊपर लिख देना इसको डायरेक्ट मटेरियल परचेज्ड, इस वाले को ऊपर जाके. पर्टिकुलर्स में क्या लिखे हो बताओ तो. डायरेक्ट मटेरियल के बगल में डायरेक्ट मटेरियल परचेज. ठीक है, यहां लिखना रॉ मटेरियल स्टॉक, एक लाख 1,80,000. WIP स्टॉक 1,80,000, 1,92,92 बोलते हैं इसको. वाह, आता है हमको. फिनिश गुड स्टॉक लिखिए 5,06,80,000. क्या 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 ओहो, एडजस्ट. ठीक है. सेल्स इज इक्वल्स टू 70 lakhs, 70 या 60 lakhs कर दो. कैलकुलेट प्रॉफिट बाय ड्राइंग अ कॉस्ट शीट. 60 60 এটা সামস আছে.
चालू करिए सब कोई। आई नीड द आंसर इन 3 मिनट्स। ओके 5 मिनट्स। बार्गेनिंग किया तुम लोग, अच्छा हैं बोल के 5 मिनट मिल गया तुम लोगों को। ऑनलाइन लाइव सब सुनाई दिखाई दे रहा है, मजे से बनाइए। भक्तों भक्तों बोला, भक्तों गुरु जी की बात की आज्ञा का पालन करें। अरे कौन जीता 500 रुपया उस सम्स का? ऋतु व्रता, इधर आओ। 500 रुपया जीत गया यार, इधर आ। एक जोरा ताली एवरीबॉडी ऋतव्रता के लिए। इधर आ, इधर। ही इज ऋतव्रता एंड ही इज नॉट अ गर्ल, ठीक है? नीचे चेहरा दिखा। ओह वेरी गुड, चलो 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 चलो, बहुत। सबसे पहला आंसर आया था और सबसे राइट आंसर आया था पहला ही, वेरी गुड। मेहनत विल गेट रिवॉर्ड। सर मेहनत तो हम लोग भी किए सर, गलत बनाए तो एग्जाम में मिलेगा तो रिवॉर्ड, मार्क्स। राइट आंसर विल गेट मॉनिटरी रिवॉर्ड्स। ऑनलाइन लाइव एक जोर हाथ ताली, तुम लोग भी तो ऐसे करता है ना वो चैट में। आजकल YouTube पे भी लोग अपना डीपी लगाने लगा है, मतलब। और कैसा डरावना डरावना डीपी है लोगों का। कोई वेनम का लगा के रखा है। हाँ कई लोग का हम देखता है ऐसा भी आईडिया है, क्लास 12 क्लास 12 6B, उस क्लास का ही अपना बना दिया। वो जूम में आया होगा ना स्कूल में, तब नया नया यूट्यूब में आईडी बनाया लोग। और कई लोग का तो चैनल है ना, वो सब क्या बोलते हैं ना, वो गेमिंग चैनल सुने लोग। व्लॉग करता है बहुत लोग, अपना फ्री फायर का व्लॉगिंग। मतलब क्या तो करता है तुम लोग। क्या आया? 6,72,000 प्रॉफिट। 6,72,000 अलग आया। 3,72,000 तुम देख, एक 4 लाख का कहाँ गोलमाल कर रहा है। 60 लाख का सेल्स है। हाँ बाबू, मेरा टाइपिंग एरर हो सकता है। देखते देखते एकदम बाबू जैसा सवाल था ये। ऑनलाइन लाइव वाले कंजूसी कर रहे हैं ताली बजाने में। मिलेगा तुम लोग को भी। अच्छा ये लोग बोल रहे हैं हम लोग को तो कभी मिल नहीं सकता, तो हम लोग क्यों देंगे? देंगे, पेटीएम देंगे, जीपे देंगे, जीपे। अरे इसमें तो मैंने कुछ कैलकुलेशन ही नहीं दिया भाई, सीधा सीधा सजाने के लिए दिया है। हाँ वो कुछ नहीं बोलते हैं तो ऑफिस एंड एडमिन इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। वैसे इस पूरे सम्स में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम ऊपर नीचे कहीं पे भी ऐड लेस कर, स्टॉक का वैल्यूएशन तो उससे मतलब नहीं हो रहा। ये तभी काम का है जब स्टॉक एडजस्टमेंट हो जाए, वैल्यूएशन निकालना पड़े। बट हाँ जब भी कुछ नहीं बोलेगा, इट इज ऑलवेज प्रोडक्शन इन नेचर। ओ लोग इमोजी ढूंढ रहे थे, बोला मिला नहीं ये वाला। देखते हैं।
हो गया, जेवियर्स का भी एग्जाम खत्म हो गया। आज था ना उन लोग का, आज कुछ था बोला, हो गया उन लोग का भी खत्म। तुम लोग का कल था, सी यू नहीं, हम बोला जेवियर्स फेवियर्स का था ना आज। कोई है बैठा है? क्रिकेट मैच है। कल तो मजा आ गया, क्या मस्त मैच था। संडे को प्रीमियर होना चाहिए कि नहीं यहाँ पे पूरा मैच का? एशिया कप का एक प्रीमियर होना चाहिए, नहीं क्या? हाँ, 300 रुपया पर हेड प्रीमियर टिकट है। अब पॉपकॉर्न खिलाएंगे पक्का। क्या पता आप कॉस्ट शीट कराने लग जाए। हो गया? अरे नहीं हुआ, ऐसे मत करो। 2 मिनट और, ठीक है। मांगा भी तो क्या, टाइम दिया। जान मांगते जान नहीं देते। पहले तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड राइट निकालना रे। ओए वो परचेज था। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया था मैंने? 1 लाख। परचेजेस कितना है? और क्लोजिंग स्टॉक, तो व्हाट इज योर कंज्यूम्ड फिगर? 19,20,000। ये गड़बड़ होता है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आया 19,20,000। ये ओके है क्या सबको? द फर्स्ट फिगर इज 19,20,000 से स्टार्ट करना था। अब हमें डायरेक्ट लेबर लिखना है, वो तो सेम ही है। कितना है? 10। डायरेक्ट एक्सपेंस 8। टोटल इज प्राइम कॉस्ट, बताइए 37.2। फिर फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? 12 लाख। फैक्ट्री कॉस्ट हो गया 49,20,000। अब हम क्या क्या करते हैं सर? ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP और एक ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना दिए थे? 180। क्लोजिंग कितना दिए? 1.92। और ओवरहेड्स कितना बोले? ये जैसे ही एडजस्ट करेंगे सीधा COP आ जाएगा 55,08,000। फिर वापस ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG। कुछ वैल्यूएशन नहीं करना था। ओपनिंग कितना है? 5 और 680। तो दिस कम्स टू COGS 53,28,000। फिर आया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 3 लाख। टोटल इज 56 लाख इतना। एंड सेल्स इज गिवन टू यू एज 60 lakhs। तो प्रॉफिट इज बैलेंसिंग फिगर 3,72,000। नहीं, वो कॉस्ट शीट में ही कंटिन्यू होता है। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट में प्रॉफिट भी निकाला जाता है, क्योंकि कॉस्ट शीट में हम कॉस्ट के साथ उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बताते हैं। इट इज़ नॉट कि COS में डबल लाइन कर देते हैं, प्रॉफिट भी बताया जाता है। बोलो डन है एवरीबडी? अच्छा लगा? दिस कंप्लीट्स द बेसिक्स। अब हम तैयार हैं, इक्विप्ड है हथियारों के साथ, जहां हम चालू कर सकते हैं। कौन सा चैप्टर बताइए? फर्स्ट चैप्टर कॉस्ट शीट। क्या डन है एवरीबडी? दैट्स इट फॉर टुडे। टाटा बाय बाय एवरीवन। लेट्स मीट टुमारो, टुमारो मंडे विथ न्यू चैप्टर। डन? बोलो हर्ष, क्या डाउट है? तुम उसके नीचे लिख, पहले लिख, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये होता इस जगह पे ही है। अब तुम इसका प्लेसिंग कुछ भी कर, ये पहले लिख, ये दोनों बाद में लिख, इससे क्या फर्क पड़ता? नहीं, कुछ भी हो सकता है। WIP पे ओपनिंग और ऑफिस का क्या खर्चा हुआ है ये नहीं पता। अल्टीमेटली ये जो खर्चा हो रहा है ये प्रोड्यूस्ड यूनिट्स पे हो रहा है और कुछ इस पे हो रहा है, तो वो
इसके बाद लिख, इससे पहले लिख, प्लेसिंग ऑफ दिस डजेंट मैटर। अब तुम पहले स्टॉक लेस कर, ऐड ओपनिंग कर, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हो तो इन दोनों के बीच में ही रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा इन दोनों के बीच में और एक नाम है, तब कोई फर्क नहीं हो ही सकता है, लगाओ उन लोग के ऊपर।